हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका पूनिया सर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक छोटा सा डाउट सेशन। सच पूछो तो इस डाउट सेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपने जो माहौल क्रिएट कर रखा है, शाम के 6 बजते ही मुझे पर्सनल मैसेज आने लग जाते हैं कि सर ग्रुप ओपन कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर 6 से लेकर 9 तक जो लगातार डाउट सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ मैथ्स के नहीं फिजिक्स के भी वही सॉल्व कर रहे हो आप लोग, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ उसको देख के। और मैक्सिमम बच्चों के डाउट सॉल्व हो चुके हैं। फिर भी मैंने जब आपको बोला था कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि डाउट सेशन लेके आएंगे, तो एक छोटा सा डाउट सेशन है ये आपके लिए, जो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को इन बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो बेसिक क्वेश्चन हमने उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे वो भी मैंने इस डाउट सेशन में उठाए हैं। कुछ पहले इस डाउट सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जैसे आपको पता है कि कल आपका वीडियो नहीं आया था। वो क्यों नहीं आया था? थोड़ा सा आपके शेड्यूल में चेंजेस है बच्चे। अब आपके वीडियोस जो हैं MWF मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आया करेंगे। सिलेबस हम उसी स्पीड पे कवर करेंगे। आपके पेपर से पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चे, टेलीग्राम ग्रुप 6 to 9 ही ओपन रहता है और उसमें थोड़ा सा स्लो मोड है, ताकि आप हाय हेलो सर कैसे हो, हैप्पी मकर संक्रांति टाइप्स के मैसेज ना कर पाओ। आपने मुझे विश किया, मैं खुद ही मान लेता हूं कि हाँ ठीक है, थैंक यू ऑल एंड सेम टू यू। मैं मान लेता हूं, मैं खुद, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ पहले से ही हैं बच्चे। तो प्लीज सोच समझ के अपने मैसेज टाइप करो, डाउट्स पूछो, किसी और की हेल्प करो, ठीक है। अगला चैप्टर जो है ट्रायंगल्स, उसका एक वीडियो आपको कल मिल जाएगा। उसका पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और कल आपको वो सेम टाइम पे, सेम शेड्यूल टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना डाउट सेशन। डाउट सेशन बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो आप लोगों के ही डाउट्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि हमें डाउट्स आते क्यों हैं? क्या डाउट्स आना सही है? क्या डाउट्स नहीं आने चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि अगर डाउट्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसा क्या बोल दिया सर आपने, ये क्या बोल रहे हो, गलत बोल दिया, एडिट कर दो सर, कट लगा दो। ऐसा नहीं दोस्तों, डाउट्स आना बहुत अच्छी बात है। डाउट्स अगर आ रहे हैं तो ये पता लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अगर मान लीजिए मेरे से भी आज कोई बोले कि आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हो सकता है कि मैं भी 2-3% क्वेश्चन में गलती कर दूं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, गलती इंसान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स आना भी सेम चीज है। डाउट्स उसी को आते हैं जो कि पढ़ता है। जब आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो। उस डाउट को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि पहले आप उस डाउट को तकरीबन 2-3 बार सोल्व करें। अगर कंसेप्ट में वीक हो कहीं तो उस कंसेप्ट को पढ़िए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो वो 2-3 बार जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने कहीं गलती की। और ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन लिखा, नो 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 नो, अरे नहीं हुआ, दोबारा उसी को 2 मिनट का टाइम लीजिए, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करिए, उसके बाद वापस से उस क्वेश्चन पे आइए। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसका कहां एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, क्या मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा हूं, क्या मेरी कैलकुलेशंस सही है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। जब आप पेपर देने जाओगे दोस्तों तो आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा अरे ये तो फर्जी सा क्वेश्चन है, सस्ता सा क्वेश्चन है, हम तो इसको निपटा देंगे। वो ऐसा तभी फीलिंग आएगी दोस्तों जब आपने प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस भी जिस वे से मैं आपको बता रहा हूं उस वे से। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, तो छोड़ दें, हमसे नहीं होगा, अरे हमसे नहीं होगा, क्या कर रहे हैं हम, हमें कुछ नहीं आता, हम तो गरीब है, मैं गरीब हूं टाइप्स। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। गरीबी इन सेंस मतलब मैथमेटिक्स की गरीबी, पढ़ाई की गरीबी है हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबके पास सेम दिमाग है, सबके पास 24 घंटे ही है एक दिन में, सबके पास 7 दिन ही है एक हफ्ते में। आपके पास भी उतना टाइम है, मेरे पास भी उतना टाइम है, और जो टॉपर होगा आप में से भी कोई होगा वो भी उतना ही टाइम लेता है बेटा, उसके पास भी उतना ही टाइम होता है। बस वो प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, उन्होंने अपने पुराने पाप
कम किए होते हैं, लेकिन हमने पुराने पाप बहुत ज्यादा किए होते हैं। जैसे कि दिन में 5-6 घंटे नॉर्मल, अब तो पबजी बैन हो गया, फिर भी कई लोग हैं बड़ा ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो 5-6 घंटे तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। इंस्टा, फेसबुक सब कुछ देखते रहते हैं, टाइम पास। ये आपका काम नहीं है दोस्तों, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है पढ़ना। देखो कितना, मतलब इतना बड़ा मौका है आप लोगों के पास कि आपको इतना फ्री टाइम मिल रहा है, स्कूल जाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि ये लॉकडाउन पीरियड में आपको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी नहीं किया है, जैसे 9th और 10th क्लास के बच्चों ने नहीं किया अभी तक, तो अभी भी उनके पास बहुत टाइम है, क्योंकि सिलेबस ही इतना सा है, छोटा सा सिलेबस है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए, बहुत हुई बातें, तो डाउट्स आना लाजमी है दोस्तों। ऐसा मत समझिएगा कि मुझे डाउट आ रहे हैं तो मेरे को नहीं आता मैथ्स, मेरे से नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैथ्स तो बड़ी सिंपल सा सब्जेक्ट है, मतलब लोग कहते हैं, चलिए छोड़िए, किसी दिन और दिन सुनाएंगे। एक शायरी आपकी मैथ्स के ऊपर ड्यू रह गई है बेटा, उसको मैं सुनाऊंगा, ठीक है। याद अभी याद नहीं है ना, मतलब कैसे याद करूं। चलो किडिंग, आप लोग के डाउट्स, जो बेसिक डाउट्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर कंसेप्ट्स भी हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा था, जैसे √(x²) वाला मेरे दिमाग में है वो क्वेश्चन, वो भी पूछेंगे, उसका आंसर कई बच्चों ने दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, is pi and 22/7 are the same thing? मैक्सिमम बच्चों ने ये डाउट मेरे से पूछा, पर्सनल मैसेज भी पूछा, ग्रुप पे भी पूछा। देखिए बेटा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पाई और 22/7 अलग अलग चीजें होती है, लेकिन ओनली फॉर कैलकुलेशन हम पाई को 22/7 अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करने का मतलब ये नहीं है, देखो पाई एक इर्रेशनल नंबर है बच्चे, सबको पता है ये इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। 3.1415 ऐसे वैल्यू चलती रहेगी इसकी, लेकिन कभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है बच्चे। लेकिन इसके थ्रू कैलकुलेशंस करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन, इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 ले लेते हैं, विच इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन P/Q फॉर्म। तो ये दोनों सेम चीज नहीं होती हैं दोस्तों, बिल्कुल अलग अलग चीज होती है। बट ओनली फॉर अजम्पशन हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पाई रैशनल है इररेशनल, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे? कि ये इररेशनल नंबर है सर। अगर आपसे कोई पूछे 22/7 रैशनल है या इररेशनल, तो अरे सर क्या पूछ रहे हो, इट इज अ रैशनल नंबर, P/Q फॉर्म में लिखा हुआ दिख नहीं रहा आपको? ठीक है सर, लेकिन फिर पाई इक्वल टू 22/7 कैसे लेते हैं हम? अरे सर वो एक अप्रोक्सीमेशन होता है, उसको अप्रोक्सीमेटली हम 22/7 ले लेते हैं। क्यों? ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि 22/7 और पाई सेम थिंग है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग थिंग्स हैं बेटा। बस वैल्यू, जैसे अगर मान लो आपको कोई बोलते √2 क्या रैशनल है या इररेशनल, तो आप बोलोगे इररेशनल है सर, बिल्कुल हमें पता है इररेशनल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू तो हम 1.41 ले लेते हैं ना, तो 1.41 को तो मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं। ये डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का, इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा बेटे, और इसको 141/100 लिख सकते हैं, तो ये तो P/Q फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर हो गया और ये इररेशनल नंबर हो गया। क्या एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। तो ये तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं? अप्रोक्सीमेट। क्यों लेते हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। हाँ, एक इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं कि राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर, या इररेशनल नंबर लिखिए बिटवीन टू रैशनल नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए आपको ये चीज, देखो आपको ये मैंने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का आपको करवाया नहीं था बेटा। क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है और वो सेल्फ अंडरस्टूड चीज है। इतने बेसिक चीजें आपको खुद को पता होती हैं, तो ये अब समझ लेते हैं। देखो इसको, अगर 1 से 2 के बीच में नंबर होगा तो ऑब्वियसली वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ये चीज है। मुझे लिखना है नंबर 0.11 एंड 0.12 के बीच में।
ठीक है सर, तो इसका मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। बिल्कुल सर। पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। हमें क्या लिखना है बेटा? एक रैशनल नंबर लिखना है। तो रैशनल नंबर सर किस टाइप के होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं सर, एक तो होते हैं सर जो टर्मिनेट कर जाएं, एक होते हैं सर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के होते हैं। बिल्कुल सही। बस इतना सा कंसेप्ट आपको, ये तो आपको याद ही है, इसी को अप्लाई करना है यहां पे। कैसे? देखिए ध्यान से, मुझे पता है 0.11 और 0.12 के बीच में एक नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? एक नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 0.11, अगर मैं यहां पे 12 लिख दूं, 12 लिख दूं, तो ये इस नंबर से तो बड़ा है और इस नंबर से ये छोटा हो जाएगा। छोटा कैसे हो जाएगा? मुझे पता है 0.1 आ रहा है, यहां पे भी 0.1 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, लेकिन यहां कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है। तो ऑब्वियसली इससे 1 से बड़ा 2 है, तो ये ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा हो गया। कौन से नंबर से? इस नंबर से। और इसके बाद तो बेटा ये 0 0 0 0 ऐसे लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखना है तो ऐसे रिमूव कर देते हैं। चलो, जैसे मान लीजिए आपको क्या लिखा हुआ है? 0.1 है, इसको मैं 0.100 भी तो लिख सकता हूं। कोई फर्क है क्या? देखो ध्यान से, 0.1 की डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने रिमूव किया, 1/10 लिखा हुआ है दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 1/10। बिल्कुल सही सर। इसको देख के बताइए सर, इसको मैं रिमूव करूंगा तो कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए। ये क्या लिखा हुआ है फिर से? 1/10। तो ये जो चीज लिखी हुई है 0.110 0 0 आगे लिख सकता हूं। बिल्कुल सही सर। तो अब मुझे 0 से बड़ा नंबर चाहिए, तो मैंने 1 ले लिया, 2 ले लो, 3 ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे ही मैंने नंबर लिखा, अब देखो इसको चाहे 4 कर दो चाहे 6 कर दो, तो ये जो नंबर आया ये टर्मिनेटिंग नंबर है, खत्म हो गया। यहां पे 0.1114 एक टर्मिनेटिंग नंबर है। बिल्कुल सही सर है। क्या इससे बड़ा है? बिल्कुल सर है। क्या इससे छोटा है? हाँ सर है। तो ये क्या बन गया? एक रैशनल नंबर बन गया। किसके बीच में? इन दोनों नंबर के बीच में। टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? रैशनल नंबर है। ठीक है सर। अगर आपको टर्मिनेटिंग नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये लिखा हुआ है सर 0.111234 और इसको ऐसे बार लगा दी कि यहां इसके बाद ये क्या होगा? रिपीट होगा। तो सिंपल सा है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। समझ में आया दोस्तों? सिमिलरली अगर मुझे लिखना है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विच इज एन इरैशनल नंबर, अगर मुझे ऐसा नंबर लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं ऐसा नंबर लिख दूंगा जो इससे बड़ा हो। पहले इससे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो मैंने लिखा बेटा 0.1134। ऑब्वियसली इस नंबर से क्या है? बड़ा है। ठीक है सर। क्या इस नंबर से छोटा है? हाँ सर, इस नंबर से छोटा है। अब मुझे लिखना कौन सा है? इरैशनल नंबर लिखना है सर। इरैशनल नंबर लिखना है, कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है सर। तो अब इसको रिपीट मत कराइए, कुछ भी लिखते रहिए आगे। 1 2 4 6 5 3 4 1 3 7 ऐसे लिखते जाइए। मुझे पता लग रहा है कि ये रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या आ जाएगा? एक इरैशनल नंबर। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। आप खुद और ट्राई करिएगा। कोई भी रैंडम नंबर उठा लीजिए, जैसे मान लो ऐसे उठा लिया 0.1134 उठा लिया और 0.11246 उठा लिया, लेट अस अज्यूम 0.46 उठा लिया। इन दोनों नंबर के बीच में आपको रैशनल और इरैशनल नंबर लिखना है, तो लिखते रहिए, मन में सोचिए और खुद ही लिखते रहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा डेसिमल एक्सपेंशन में। काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि सर अगर ऐसा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल वाला आ रहा था, सिंपल वाला तो आप लोग लिख पा रहे थे। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, 0.25 बार, ऐसा अगर नंबर आ रहा था तो आप लोग इजीली कर पा रहे थे। कैसे? कि सर इसको आप x अज्यूम कर लीजिए, x इज इक्वल टू 0.25 बार। अब मुझे पता है 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा? 100x, और इस साइड कितना आ गया बेटा? 25.25 बार। कैसे? आप इसको समझ लीजिए बेटा। देखो यहां से इसे क्या लिखा हुआ है? 25
25 एंड डॉट 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 ऐसी चीज लिखी हुई है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट होके यहां चला जाएगा, दैट इज 25.252525 बन जाएगा, वो मैंने यहां लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 100x है, इधर x है, तो कितना बच जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो 99x बचेगा सर, बिल्कुल सही। यहां 25.2525 है, ऊपर 0.2525 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा बेटा, 25 बच जाएगा, बिल्कुल सही सर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/99। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। लेकिन सर इस टाइप वाले में क्या करें, इस टाइप वाले में समझ नहीं आ रहा सर। तो बेसिक है बेटा ये भी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर कैसे कर लेंगे, देखो ध्यान से, मुझे दे रखा है x की वैल्यू 0.325 बार, ठीक है सर। यहां सर डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो लिखा हुआ है एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.3252525 एंड सो ऑन, बिल्कुल सही सर। अब देखिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया 10 से, अभी समझ में आएगा। देखो 10x हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है कि बेटा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3.252525 एंड सो ऑन। तो मुझे डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर्स मिल गए, बिल्कुल सही। कितने रिपीट हो रहे हैं सर, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, 100 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 100 into 10 is 1000 times x is equals to, अब इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, डेसिमल 2 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 325.2525 एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। 2 में से एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर 1 इक्वेशन, तो क्या बचेगा, देखो 1000 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो कितना बचेगा सर, 990x। 325.25 से 3.25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0.25 तो कैंसिल हो गया, 325 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 322, बिल्कुल सही सर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 322/990। इसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, जैसे 2 से कट रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 161 16, और हाँ ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी 495, ठीक है। और अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो और रिड्यूस कर लीजिएगा, और P/Q फॉर्म में आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कह रहे हो कि कई बच्चे कह रहे होंगे सर इतने इजी क्वेश्चन करा रहे हो, अरे मुझे डाउट मिले ही नहीं। आप लोगों के जो डाउट्स थे, पहले 5 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो डाउट्स थे मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स तो सॉल्व हो चुके हैं। तो फिर भी मैंने कहा चलो कुछ क्वेश्चंस, कुछ हो सकता है बच्चों को डाउट हो, एक फ्लो चार्ट टाइप का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा था बेटा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा हमने, पहले पढ़ा नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर्स, इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स पढ़े हमने। ये सबको आता है कि जीरो, नेचुरल नंबर्स में जीरो आ जाता है, होल नंबर बन जाता है, फिर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो इंटीजर्स बन जाते हैं। P/Q वाले रैशनल कहलाते हैं, P/Q में ना लिख सके उनको इरैशनल कहलाते हैं। रियल क्या होता है, रैशनल प्लस इरैशनल रियल होते हैं। ये हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद बेटा हमने क्या किया था, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर ली, हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे देखा था हमने, ठीक है। और फिर हमने उनको कोई नंबर है उसको डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना, ये सब चीजें देखी थी। है क्या चैप्टर में, बेसिक सा चैप्टर था। पॉलिनोमियल्स चैप्टर आता है, फिर हमने डिग्री के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, डिग्री के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन की, पॉलिनोमियल्स की, जीरोस के बारे में पढ़ा, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल दो अलग अलग चीजें हैं। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है तो प्लीज एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझाया था वो चीज, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, सब चीजें हैं। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ने रैशनलाइजेशन करना नहीं सिखाया। अरे सिखाया था, ध्यान से देखो। नहीं सिखाया तो क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसको सिखाया था मैंने उसको
कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ भी हो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो वो हमने रैशनलाइजेशन में सीखा था, उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा आज कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लो कहते ही आ गया रैशनलाइज वाला क्वेश्चन जो हमने बताया था। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल जाएगा दोस्तों, मैंने एक आपको क्वेश्चन पूछा था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ने बोला प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये तीनों ही आंसर गलत हैं दोस्तों। इसका एक्चुअल में आंसर जो होता है वो होता है मॉड एक्स। अब ये क्या बला है सर, मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, irrespective of the values input of x the output will always be non negative। मतलब कि क्या, कि जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ये क्या बोल दिया सर, ये समझ में नहीं आया सर। देखो ये कंसेप्ट जो है 11th क्लास का है, 11th क्लास में जब हम फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये मॉडुलस फंक्शन आता है एक। अब ये फंक्शन क्या होता है भूल जाइए, फंक्शन कुछ नहीं होता है, फंक्शन एक मशीन है, इतना याद रखिएगा। उसमें कुछ इनपुट जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाता है, बस और कुछ नहीं है। फंक्शन आपके लिए इतना ही मोर देन एनफ है। फंक्शन क्या होता है, तो ये भी एक मॉडुलस फंक्शन है। क्या है ये फंक्शन बेटा, कि ये आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव देगा। नॉन नेगेटिव का मतलब कि अगर मान लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये आंसर x दे देगा, और अगर x लेस देन 0 हुआ बच्चे तो ये आंसर माइनस एक्स दे देगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, मोड x आता है। और मोड x क्या होता है, मोड x x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। ये क्या समझा दिया सर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ -3 पूछा जा रहा है मुझे, तो x अब क्या है बेटा, लेस देन 0 है। क्यों, -3 है, -3 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ x आएगा। तो यहां पे आपकी x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -3। तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ x, दैट इज माइनस ऑफ -3, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आउटपुट कैसा आया, नॉन नेगेटिव। अगर मान लीजिए मुझसे -1.4 पूछ रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, 1.4 सर। अगर मॉडुलस ऑफ 0 पूछ रहे हैं तो 0, मॉडुलस ऑफ 10 पूछ रहे हैं तो क्या आएगा बेटा आंसर, मॉडुलस ऑफ 10 क्या पूछ रहे हैं, -10 नहीं, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 10 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज। तो आंसर क्या आएगा, 10। तो बेसिकली नेगेटिव आंसर नहीं लिखना है, अगर अंदर की साइड नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। चलिए आइए एक इंटरेस्टिंग सी चीज कर लेते हैं इसके ऊपर, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मोड एक्स, मैं ये नहीं बता रहा कि मोड एक्स क्यों होता है, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप मोड एक्स नहीं लिखोगे तो गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी, गलती बहुत बड़ी हो जाएगी। कैसे, देखिए ध्यान से, मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूं। जैसे आपके हमारे इक्वलेट सर ने बोला था कि अगर कुछ इक्वल्स में कुछ इक्वल ऐड करो तो वो जो पार्ट जो होल आता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, या सब्ट्रैक्ट करो तो भी इक्वल होता है। मतलब 4 इज इक्वल टू 4, अगर दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू है। उसी चीज का यूज करते हैं, छोटी सी चीज समझा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से कैसे रिलेट करते हैं चीजों को। देखो रिलेट करना सीखते हैं बेटा, कि आप देखो अभी 9th क्लास में हो, बड़ी चीज को समझ रहे हो तो उस चीज को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों है। मतलब अगर हम ऐसा करें तो ये गलत क्यों है, चीज तो ऑब्वियसली सही होगी, वो चीज जो हम समझ रहे हैं अगर हम वैसा ना करें तो कहां गलती हो सकती है। देखिए ध्यान से, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं बेटा। देखो एक चीज लिखी है मैंने, -20 इज इक्वल टू -20, बिल्कुल सही सर, -20 तो -20 के बराबर होता है, बिल्कुल। इस -20 को बेटा मैंने क्या लिखा, 16 - 36 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल सर। 16 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 बचता है, नेगेटिव साइन बड़े वाले का आ जाएगा, -20 बचेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड मैंने क्या किया बेटा, इस चीज को मैंने लिख दिया 25 - 45। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या किया, दोनों चीजें बराबर हैं अभी, तो दोनों में कुछ ऐड करूंगा तो बराबर रहेगा। मैंने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया बेटा, मैंने 81/4 ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, 81/4 ऐड किया। अब कोई ऐसा मत करना सर इसमें तो
पीछे की साइड ऐड किया, इसमें आगे की साइड ऐड किया, अरे ऐड किया, दोनों साइड बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ये जो 16 है बेटा, इसको मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। क्या लिख दिया? 4 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है सर। जो ये 36 है बेटा, इसको मैंने क्या लिखा, देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख दिया 4 × 9, ठीक है सर। इस 4 × 9 को और सोचिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा बेटा, देखो ध्यान से, 2 × 4, क्या लिखा बेटा, देखिए ध्यान से, 2 × 4 × 9/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 9 से 36, ठीक है सर। और 81/4 को क्या लिखा है मैंने बेटा, मैंने 9/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। कोई गड़बड़ी? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, कहीं गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। अगर आप चेक करोगे तो अभी भी -20 = -20 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड को मैंने क्या लिखा, इस 25 को बेटा मैंने 5 का स्क्वायर लिखा है, इस 45 को 9 × 5 लिखा है, कितना, 9 × 5, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, जैसे उस केस में किया था, ठीक है सर। और प्लस 9/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल सही सर। देखिए ध्यान से, ये मैंने एक्चुअल में आपको एक फॉर्मूला बना दिया, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कैसे सर, देखिए ध्यान से, ये रहा आपका a² + b² -2 × a × b, तो ये क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, दैट इज 4 - 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। राइट हैंड साइड पे भी a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस a² + b² + 2ab, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 5 - 9/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज सोच के देखिए, अगर आपको ऐसा कोई बोल देता है x + y का होल स्क्वायर, अगर आप इसका अंडर रूट करते हो तो आप इसको डायरेक्टली बोल देते हो कि सर अंडर रूट कर दिया, आंसर क्या आ गया, x + y, ऐसा बोल देते हैं हम। लेकिन एक्चुअली में देखो ध्यान से, कहीं गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, अब अगर मैं अंडर रूट लेता हूं दोनों साइड, दो चीजें इक्वल है, अंडर रूट ले सकते हो, तो अंडर रूट लेते ही क्या आएगा बेटा, ये तो बन जाएगा 4 - 9/2, और ये क्या बन जाएगा बेटा, 5 - 9/2। अंडर रूट से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यहां लिखा हुआ है, अज्यूम कर लीजिएगा, यहां लिखा हुआ है अज्यूमिंग टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 4 - 9/2 और 5 - 9/2। अब देखो जादू, जादू कैसे, 9/2 से 9/2 कैंसिल हो गया, ठीक है सर। क्या बचा आपके पास कि 4 = 5 आ गया बेटा, यहां से क्या आ गया, 4 = 5। ये क्या कर दिया आपने, मैंने एक्चुअली में प्रूव कर दिया दोस्तों कि 4 5 के बराबर है, और मैथमेटिक्स खत्म होगी। यहां पे खत्म क्यों होगी सर, अब मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आपको कह रहा है कि 10 आ रहा है, आपने उसका लिखा 4 लिखा है, तो अब देखो दोनों साइड 1 1 ऐड करूंगा तो 5 = 6, फिर 1 1 ऐड करूंगा तो 6 = 7, 7 = 8, 8 = 9, या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 = 3, 3 = 4, ऐसे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोई भी क्वेश्चन का कुछ भी आंसर दो, कहां गलती है, कहीं गलती नहीं है, तो सारे नंबर्स तो क्या हो गए, बराबर हो गए, तो मैथ्स क्या होगी, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय वाली। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमने कहीं ब्लंडर मिस्टेक कर दी, ब्लंडर कर दिया हमने। अब वो कहां किया है, वो इंटरेस्टिंग चीज है, उसी के थ्रू हम अपना कंसेप्ट भी रिलेट कर लेंगे। जब आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आए हो दोस्तों, तो आपने गड़बड़ी कर दी। कैसे सर, देखिए ध्यान से, 4 जो होता है और 9/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4.5, तो 4 में से 4.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -0.5 बचेगा, बिल्कुल सही सर। और यहां जब अगर आप 5 में से 4.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 बचेगा, एक साइड -0.5, एक साइड +0.5, तो यहीं पे अंडर रूट ऑफ x² का कंसेप्ट काम आता है कि अंडर रूट ऑफ x² अगर आप x लिख दो तो गड़बड़ी है, ±x लिख दो तो भी गड़बड़ी है। एक्चुअल में आंसर क्या है इसका, mod x होना चाहिए। जब आप यहां से अंडर रूट कर रहे हो तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसको मैं सिंप्लीफाई वे में लिख रहा हूं, ये 4 - 9/2 है, दैट इज -0.5 का
स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या है, प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब आप यहां अंडर रूट करोगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां अंडर रूट करोगे तो यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि x क्या है, यहां पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 0.5। लेकिन यहां गड़बड़ी है, क्योंकि x इज लेस देन 0, तो आंसर क्या आएगा आपको तो पता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है क्या आंसर आएगा, माइनस ऑफ एक्स। जब x लेस देन 0 है तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ x, माइनस माइनस आपस में कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। तो 0.5 इज इक्वल टू 0.5 आना चाहिए था, और वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा हमने स्टार्ट -20 इक्वल टू -20 से किया था। अगर किसी को दिक्कत है कि सर आपने 0.5 लिख दिया, ये लिख दिया, गड़बड़ होगी, तो आप क्या करिए, 4 - 9/2 और 5 - 9/2 पे देख लीजिए, यहां पे भी मॉडुलस आएगा और यहां पे भी मॉडुलस आना चाहिए था। जब इस मॉडुलस को ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 0.5, दैट इज 1/2, और यहां पे भी 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। गड़बड़ी हमने कहां कर दी थी, जब हमने इसको अंडर रूट ऑफ x² को -0.5 लिख दिया था, क्योंकि ये होता नहीं है और हमें पता नहीं लगा, इसीलिए हमने गलती कर दी। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अंडर रूट ऑफ x² mod x होता है बेटा। कभी आप उसको x लिख देते हो, कभी आप -x लिख देते हो, ऐसा नहीं है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, x आएगा, और अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा, -x आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करना, अपने दोस्तों के पास जाना, उनको क्या कहना, देख यार मैंने 4 = 5 प्रूव कर दिया है। अरे टीचर के पास चले जाइएगा दोस्तों, मैक्सिमम बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे आपके स्कूल वाले, सर मैम मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको ये कहेंगे कि हाँ 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 ठीक किया आपने, नहीं 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 गड़बड़ी की है, नहीं नहीं कल बताऊंगा, कल बताऊंगी, ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आप ध्यान से, मतलब अपने रिस्क पे लीजिएगा ये चीजें, कहीं पता लगे आप चले गए टीचर से खुन्नस खा ली, टीचर ने आपको नंबर नहीं दिए इंटरनल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज का कि मैम हमें समझा दीजिए, बड़े प्यार से कुछ काम करोगे तो इजीली हो जाएगा। चलो कमिंग बैक टू दिस, तो हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट ऑफ x² क्या होता है, मॉड x होता है बेटा, उसका कभी कंसेप्ट भूलिएगा मत। नेक्स्ट बेटा, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछे कि सर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, हमें समझ में नहीं आई। पहली बात तो नहीं समझ में आई तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों सर? क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने पढ़ाई थी, क्योंकि इसका यूज आ जाता है बेटा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है सर, लेकिन बता दीजिए ना सर, आपको क्या दिक्कत है, आपने पढ़ा रखी है, बता दीजिए बेटा। रिमाइंडर थ्योरम बड़ी बेसिक सी थ्योरम है। कोई भी पॉलिनोमियल, लेट अस अज्यूम, मान लो ऐसे मैं रैंडम पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, x³ + 4x² - 4x + 10, अगर ऐसा एक पॉलिनोमियल लिखा है और मुझे बोल दिया गया कि इस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया है x-1 से, किससे डिवाइड किया बेटा, x-1 से मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है सर, डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है दोस्तों कि अगर किसी लीनियर का मतलब डिग्री 1, बिल्कुल सही, लीनियर पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर डिवीजन से नहीं निकालना, रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है। कैसे? कि इस लीनियर फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करिए, कर दिया जी। x की वैल्यू जो आती है कितनी आई, 1 आई, उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। कर देते हैं सर। जैसे ही मैंने 1 पुट किया दोस्तों, कितना आएगा देखिएगा ध्यान से, 1³ 1 + 4 - 4 + 10, +4 - 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 और 10 11 बच जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 11 आएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। क्या करना है, लीनियर पॉलिनोमियल देखा, एक कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल देखा, पूछा है रिमाइंडर, क्या करना है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करिए, वहां से जो x की वैल्यू आई वो पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करोगे बेटा तो क्या होगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा, इसके एप्लीकेशन आ सकती है। कैसे? कि सर एक पॉलिनोमियल है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सम लीनियर पॉलिनोमियल, लेट अस अज्यूम x-2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k कहां होगा, यहां कहीं k छुपा के दे देंगे। तो अगर आपको बोल दिया एग्जैक्टली डिविजिबल है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा ही,
रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब मैं मान लो इसी क्वेश्चन में यहां पे ऐसे लिखा होता, ये प्लस के लिखा हुआ है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1, तो क्या है मुझे पता लग गया एग्जैक्टली डिविजिबल, तो सस्ता सा क्वेश्चन तो हो गया ना। कैसे सर, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब अगर डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं 1 पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा, 1 + 4 - 4 + k शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता है ये तो क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्वेश्चन ही खत्म। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एनटीएससी जेएस टाइप के पेपरों में मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बेटे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत लोगों को डाउट हो रहा था। देखो पॉलिनोमियल बड़े ही बेसिक सी डेफिनेशन कहता है, क्या कहता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। कौन सा इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर होनी चाहिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। बाकी जो भी पार्ट है वो डिग्री के लिए डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको कोई बोले कि x² + √2x + 1 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे हां सर पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां तो √2 आ गया। अरे √2 तो कोएफिशिएंट है दोस्त, वेरिएबल की पावर कहीं दिख रही है आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर या इंटीग्रल वैल्यू या नॉन इंटीग्रल वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो देखो ध्यान से, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी यहां पे 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बेसिक सी डेफिनेशन बेटा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 अज्यूमिंग दैट पॉजिटिव रियल नंबर। क्या a, यहां पे a नहीं आएगा दोस्तों, यहां पे क्या आएगा, अच्छा ठीक है, x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड a b c आर रैशनल नंबर्स। देखिए यहां पे ये सर्ज एंड इंडिसेस का क्वेश्चन हो गया, जो हमने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ा था उसके ऊपर बेसिक सा सवाल है। मुझे पता है कि अगर 1/x⁻n लिखा है तो इस चीज को मैं x⁻n लिख सकता हूं, ठीक है सर। अगर किसी x⁻a लिखा हुआ है, होल पावर b लिखा हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये लिखा हुआ है x⁻a × b। बस इसी दो कंसेप्ट का यूज करते हुए देखिएगा ध्यान से, x⁻b अपॉन x⁻c है, तो इसको मैं x⁻b × x⁻−c होल पावर a लिख सकता हूं दोस्तों। जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा सर। तो अब देखिए ध्यान से, सिमिलरली इसी में x⁻c × x⁻−a होल पावर b, सिमिलरली x⁻a × x⁻−b होल पावर c इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, प्रूव कर रहे हैं सर, तो यहां पे आपने लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड। मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो रही है, ऐड हो जाएंगी, और ये मल्टीप्लाई हो रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, x⁻b × a दैट इज ab - ac। सिंपल। ये वाला क्या आ जाएगा बेटा, x⁻cb - x⁻ab, ठीक है सर, इंटू x⁻ac - cb, ठीक है सर। जब यहां दोबारा देखेंगे तो बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, दैट इज ab - ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc, ठीक है सर। देखो ab से ये वाला ab कैंसिल हो गया, ac से ये वाला ac कैंसिल हो गया, और bc से ये वाला bc कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बचा सर x⁻0 और वो क्या हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस आपको कंसेप्ट पता है तो बड़ा ही इजी सवाल है दोस्तों, अगर नहीं पता तो भैया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज हैं, पूरी मैथमेटिक्स में काम आते रहेंगे, ताउम्र आपको काम आएंगे ये बेटा। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, मतलब ज्ञान देते हैं, अरे सर क्यों पढ़ा रहे हो, तो इसकी जरूरत आपको पता लगेगी दोस्तों, जिंदगी में पता लगेगी। चलिए एक और क्वेश्चन आता है बेटा, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू ½ टाइम x + y + z
ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करिए। अगर प्रूव करना है तो बेटा देखो आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बेटा। मैंने उस क्लास में भी बोला था अच्छे से सारी आइडेंटिटीज याद हो जाए। अगर कोई नींदों में ऐसे उठाए, भाई उठ 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 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी बता, तो उसको ये सवाल पूछना चाहिए कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली। मुझे दोनों आती है, नींदों में भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर सब मुझे पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है सर, लेकिन प्रूव तो ये करना है ना सर, क्या किस चीज की कमी है, एक तो इस हाफ की कमी है और बाकी इस चीज की कमी है, ये एक्स्ट्रा चीज है। तो पहले तो हाफ क्रिएट कर लो। कैसे सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया दोस्तों, तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं हाफ टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो 2 है बेटा, ये वाला 2 अंदर की साइड लेके जा रहा हूं तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही लिखा है हमने। अब देखिए ध्यान से, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी आइडेंटिटी बना रहा हूं बेटा। देखो ये एक्स स्क्वायर एक यहां पे आ गया, एक यहां चला गया। ये जो 2y स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर यहां लिख दिया, एक वाई स्क्वायर यहां कहीं लिख दिया। ठीक है सर, ये जो जेड स्क्वायर है बेटा, एक जेड स्क्वायर क्या लिख दिया, यहां लिख दिया, और एक जेड स्क्वायर क्या लिख दिया, कहीं यहां लिख दिया। ठीक है सर, ये जो 2xy है इसको एज इट इज माइनस 2xy लिख दिया। ये जो yz है इसको यहां पे लिख दिया माइनस 2yz, और इस 2zx माइनस 2zx को माइनस 2zx। ऐसा क्यों किया बेटा, बस रीअरेंजमेंट करनी है आपको। आपको पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर चाहिए प्लस वाई स्क्वायर चाहिए माइनस 2xy चाहिए। तो ये क्या बन जाएंगे बेटा, तीनों टर्म्स बन के x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सर आपको पता है y माइनस जेड का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये तीनों टर्म बन के क्या बन जाएगी, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस ये तीनों टर्म बन के क्या बन जाएगी बेटा, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। बाकी टर्म तो एज इट इज लिखी हुई है, हाफ टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। सिंपल फॉर्मूला बन गया। यही तो आपको प्रूव करना था, बड़ा ही सिंपल सा बेटा। एप्लीकेशन आनी चाहिए। फॉर्मूला देखा, उसके ऊपर ऐसा कुछ सीन आया, आपने देखा कि हाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, उसको चेंजेस कर देंगे। सिंपल बस। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसी में एक और क्वेश्चन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप क्या करोगे। अब देखिए ध्यान से, मुझे पता है कि ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इसके बराबर आ रहा है बेटा। जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड को 0 करूंगा तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है सर। x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 0। तो ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 999 का क्यूब माइनस 666 का क्यूब माइनस 333 का क्यूब, सॉरी
तो ऐसा नहीं है बच्चे यहाँ पे आप सारों के क्यूब्स निकालोगे उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। आप क्या कर सकते हो इसमें बच्चे, वी कैन से, देखो ध्यान से, ये a की वैल्यू क्या लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पे a कितना है बेटा 999, और इस नेगेटिव साइन को मैं अगर क्यूब के अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस साइन रहेगा, तो वी कैन से जो b है बेटा वो कितना है -666 एंड c जो है सेम वे से -333। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अब इन तीनों का सम करोगे a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स आंसर एज 3 इंटू 999 इंटू 666 इंटू 333। कैसे बच्चे, ये नेगेटिव जो साइन था और ये नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज इजियर टू कैलकुलेट दिस रादर देन दिस। पहले इसमें क्यूब करो फिर ऐड करो, इससे अच्छा एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर बड़ा आएगा। ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है 1/2, ऐसे 3 फ्रैक्शन दे देंगे जिनका सम क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये फैक्टराइज में तो जनता पागल हो गई, कहती सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही उड़ा रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है सर, हमने सब कुछ पढ़ा है, हमें बिल्कुल सस्ते क्वेश्चन मत करवाइए, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बोला, ठीक है। आपको फैक्टराइज में अगर दिक्कत आ रही है ना, देखो कभी भी फैक्टराइजेशन में एक वे से सॉल्व नहीं किया जाता, आपको अलग अलग वेज आने चाहिए। अब अलग अलग हमें कैसे पता लगेगा सर कि ये क्वेश्चन इस वे से सॉल्व होगा, अरे आप क्वेश्चन देखो, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन से वे से होगा, अगर आपने कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है। क्यों, देखिए ध्यान से, ये देखो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं फैक्टराइज। तो मुझे दिख रहा है ये कम पे कोई स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये प्लस कुछ है, ये माइनस कुछ है, ये माइनस कुछ है, लेकिन मुझे एक आइडेंटिटी याद आ गई इसको देखते ही, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर। तो अब देखो ध्यान से, जो 4x स्क्वायर है बच्चे, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। जो 9y स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3y का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। और अगर जो 16z स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 4z का होल स्क्वायर। लेकिन सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में तो पॉजिटिव 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 आएगा, यहां तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या कर दिया, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी क्या, कोई टाइप जो करते हैं उन्होंने मिस्टेक कर दी, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा होगा। देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे मैंने देखा इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, ठीक है, इसके अंदर y है और z है, इसके अंदर x है और z है, तो इसका मतलब एक x और z और y में से कोई एक नेगेटिव करना पड़ेगा। मान लो अगर z नेगेटिव नंबर है, मतलब रेदर देन z 4z के ना होने के बजाय -4z अगर होता, अगर -4z होता तो स्क्वायर में करता तो 16z स्क्वायर आ जाता। इसका मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, -4z का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर। अब लेकिन देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 4z लिख रहा हूं तो मुझे पता है ये क्या आएगा, देखो a की वैल्यू आपने क्या ली है 2x लिए, b की वैल्यू 3y लिए, c की वैल्यू क्या लिए -4z लिए। ये मेरे को कैसे पता लगा, मैंने देखा यहां पे भी z है यहां पे भी z है, दोनों में z है, z को मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो ये नेगेटिव साइन जस्टिफाई हो गया, ये वाला नेगेटिव भी जस्टिफाई हो गया। तो क्या ये वाला जस्टिफाई हो रहा है, हाँ सर, x को पॉजिटिव लीजिए y को पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, y और z नेगेटिव y पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, x पॉजिटिव z नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो मेरा क्वेश्चन आई थिंक सो सॉल्व हो गया। कैसे, अगर मैं इस चीज को लिखूं बेटा, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना सा करना है आपने और कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन देखा आंसर लिख देना है। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एक्सपैंड करके देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy आ रहा है सर, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24,
24 आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, YZ आ रहा है सर, जस्टिफाई हो रहा है। सिमिलरली +2AC वो भी जस्टिफाई हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, 2 × 2 4, 4 × 2 16, एक नेगेटिव साइन और जस्टिफाई हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड देखिए ध्यान से, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको आइडेंटिटीज अगर आती हैं दोस्तों तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल ही कहोगे अरे सर इतना पढ़ाए हो, ये बेसिक सवाल करवा रहे हो, ऐसा करोगे पेपर में देखते ही सॉल्व कर दोगे। बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज ऐसे याद होनी चाहिए कि अगर कोई मतलब बता चुका हो ना, ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 4x² - 4x + 1। अब इस क्वेश्चन को देख के भी आइडेंटिटी याद आ गई मुझे, कौन सी सर, ये तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसमें 3 टर्म आती है, a² + b² + 2ab, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर होगा, a² + b² - 2ab, कुछ ऐसे टाइप का भी होगा, है ना। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं इसको 2x का होल स्क्वायर -2 × a × ये 1 किसका, 1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर। क्वेश्चन देखा और मुझे आइडेंटिटी स्ट्राइक करेगी माइंड में, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो जरूर करेगा बेटा, और आंसर आ जाएगा। देखो a² - 2ab + b²। अब इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, -2x से 2 फैक्टर हो जाते, एक ही बात है, आइडेंटिटी से सॉल्व कर दिया, एक ही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आ जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो 2x - 1 × 2x - 1, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन देखते ही आप खुद पॉज कर लीजिए, आपको खुद को सोचना चाहिए 1 सेकंड के लिए कि कौन सी आइडेंटिटी आ रही है। सर क्यूब किस में होता है, a³ + b³, a + b³, हाँ बेटा a + b का होल क्यूब। देखिए ध्यान से, मुझे पता है a + b का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, a³ + b³ + 3ab a + b। अब इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3a² b + 3ab² आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3a² b + 3ab²। बस सिंपल। इस क्वेश्चन में देखा a की जगह क्या आ गया x, b की जगह क्या आ गया 1/x, पुट करिए आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, a³ + b³ की जगह क्या आएगा बेटा 1/x का क्यूब + 3 × a² × b। सिंपल, x से x कट जाएगा, 3x आ जाएगा, प्लस 3 × x × 1/x²। यहां से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, ये 3x बचेगा, और ये क्या बचेगा, ये x इससे कैंसिल हो गया तो 3/x। सिंपल। तो वी कैन से ये लिखा हुआ है x³ + 1/x³ + 3x + 3/x, दैट इज x + 1/x का होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिटी आपको अगर याद है तो हो जाएगा। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, सिंपल सर, देखो ध्यान से, 64 देखा, मुझे दिमाग में आता है कि 8 का स्क्वायर है एंड 4 का क्यूब है, बिल्कुल सही सर। 343 देखा, मुझे पता लगा किसका क्यूब है ये, सर 7 का क्यूब है, बिल्कुल क्यूब दिख गया। तो यहां पे कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे आप, a³ - b³। क्या होता है, a - b, a² + b² + ab। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सवाल है बच्चे। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लगा, एनसीईआरटी टाइप में इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे। तो आपको ये क्या है, ये एप्लीकेशन है किस चीज की, फैक्टराइजेशन की। कैसे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय। देखो इतना तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L × B × H होती है, ठीक है सर। लेकिन वॉल्यूम अभी यहां पे क्या दे रखी है, ये दे रखी है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये किसी अगर इसका फैक्टर्स करें या किसी 3 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, और वो 3 चीजें क्या है, LBH है, क्या लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सर। इसका मतलब क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन तरीका दूसरा है। कान को यहां से पकड़ा, नहीं ऐसे पकड़ा, और एक
ऐसे घुमा के, बात तो एक ही है दोस्त, दर्द उतना ही होता है। तो देखिए ध्यान से, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। अब फैक्टराइजेशन कैसे करें सर, क्यूबिक है। अरे क्यूबिक है तो समझाया था ना, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर्स लिखो, और नेगेटिव साइन के साथ भी फैक्टर्स लिखो, कोई ना कोई एक मैच कर जाएगा। जैसे सबसे पहले देखो 6 के मेरे को फैक्टर पता है, 1 है, 2 है, 3 है और एक 6 है, और -1, -2, -3 और -6। बिल्कुल सही सर। अब देखिए ध्यान से, पहले 1 पुट करके देखता हूं। 1 पुट किया तो बेटा 1 - 4 + 1 + 6, 1 - 4 + 1 + 6, 6 to 8 नहीं आ रहा, खत्म, रहने दो। -1 पुट किया बेटा तो कितना आ रहा है देखो, -1 -4 -1 + 6 0। मतलब x = -1 क्या है, एक x = -1 क्या है दोस्तों, एक फैक्टर है। x = -1 क्या है, सॉल्यूशन है सर, रूट है, 0 है सर। तो इसका मतलब क्या है यार, x + 1 एक फैक्टर है। अगर आप चाहते हो तो दूसरे फैक्टर निकाल सकते हो। कैसे, इसी से देख लीजिए, अगर क्या पता सॉल्व हो जाए। जैसे 2 पुट करते हैं, 2 पुट किया बेटा तो कितना आया देखिए ध्यान से, 8 - 4 × 4 = 16 + 2 + 6, 6 + 2 8 + 8 - 16। तो x + 2 पुट करने पे तो इसका मतलब x - 2 भी एक फैक्टर होगा। सिमिलरली अगला फैक्टर आप क्या देख सकते हो, अगला भी चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका x - 3 आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो कैसे करोगे, अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करोगे, आपको एक फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, ये सर आपको एक पता लग गया कि x + 1 एक फैक्टर है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ऊपर जो आपका क्वोशिएंट बनेगा वो क्या आएगा, x² - 5x + 6 बनेगा दोस्तों। चेक कर लीजिएगा, मुझे तो पता है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, x + 1 × x² - 5x + 6, सिंपल। अब इसके फैक्टर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, विच इज x - 2 × x - 3। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिक सा सवाल था, बस मेथड आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पहले ही बहुत सॉल्व करा रखे हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, प्लीज पढ़ते रहिएगा। आपका कल जो लेक्चर है ट्राइंगल्स का वो मैं पढ़ाऊंगा। कल आपको ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, बेसिक चीजें बताएंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे। मस्ती चलती रहनी चाहिए दोस्तों, फन चलता रहना चाहिए जिंदगी में। शार्प 6 बजे से 9 बजे तक आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, डाउट्स पूछिए। मेरे पास भी टाइम होता है तो मैं रिप्लाई करता हूं। और प्लीज नेगेटिविटी से बचिए, पढ़ने का टाइम है, आपके पेपर आ चुके हैं। देखो ये माइंड जो है ना बेटा, माइंड जैसा इनपुट आप दोगे ना वैसा ही आउटपुट देगा आपको। एक मशीन है ये, जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आप इसको कोई नेगेटिव चीजें करोगे तो आउटपुट भी नेगेटिव आएगा। आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें ही होती रहेंगी। अगर आप इसके अंदर बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, पॉजिटिविटी दिखाओगे अपने अंदर कि हाँ मेरे में भी टैलेंट है। सबके अंदर टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है सबके अंदर, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कौन उसको कितना यूज करता है। ठीक है, कौन उसको कितना एक्सप्लोर कर सकता है, कौन अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। दोस्तों कंपटीशन किसी और से नहीं होना चाहिए, कंपटीशन किससे होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कल 2 का टेबल नहीं आता था, आज 2 का टेबल याद कर लिया, नहीं, ये आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज जो आपको जरूरी है वो करिए। अगर आपने पहले की चीजें नहीं की हुई उसको खत्म करिए। देखिए अगर एक पहाड़ चढ़ना है और आप ये सोचते रहोगे कि यार चढ़ना है, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, वो देखते ही रहते हो, स्टार्ट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे। मैक्सिमम टाइम 99% वो पढ़ नहीं पाते हैं। अगर पढ़ना बैठ भी गए तो 1 घंटे के बाद बोलेंगे अगले 1 से पढ़ेंगे, अगले मंडे से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। आज से पढ़िए, अभी से पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अपने आप से एक सवाल पूछा करो। जब सोने जाते हो ना दोस्तों, तो अपने आप से एक सवाल, जब मैं तैयारी करता था मैं भी ऐसे पूछता था, बहुत सारे लोग करते हैं। अपने आप से सवाल पूछना बेटा कि क्या तूने आज कुछ प्रोडक्टिव काम किया, क्या तूने आज पढ़ाई की, क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी तूने पढ़ाई की उससे ज्यादा तू कर सकता था। नींद नहीं आएगी दोस्तों,
अगर आप खुद के लिए ईमानदार हो, खुद के लिए सच्चे हो, अगर कोई ऐसा है ना टेंशन फ्री आदमी है जिसको कुछ ऐसा नहीं है कि अरे अरे देख लेंगे, वैसे टाइप का है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको खुद से झूठ नहीं बोलना तो पक्का आपको फर्क पड़ेगा, नींद नहीं आएगी दोस्तों, और अगले दिन आप दुगनी मेहनत करोगे। तो इसी के साथ दोस्तों पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।